बहार रुत में उजाड़ रस्ते तका करोगे तो रो पड़ोगे। किसी से मिलने को जब भी मोहसन सजा करोगे तो रो पड़ोगे। तुम्हारे वादों ने यार मुझको तबाह किया है कुछ इस तरह से, जो जिंदगी में तुम अब किसी से दगा करोगे तो रो पड़ोगे। और ये शेर है कि मेरी मोहब्बत ये याद रखना, उजाड़ देगी तुम्हें भी ऐसे, जो चांद रातों में अब किसी से मिला करोगे तो रो पड़ोगे। और शेर आखिर सुने कि बरसती बारिश में याद रखना, तुम्हें सताएंगी मेरी आंखें, किसी वली के मजार पर जब दुआ करोगे तो रो पड़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर। एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का 5वां लेक्चर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। हम इस लेक्चर में दो टॉपिक कवर करेंगे, एक सरफेस टेंशन और दूसरा विस्कोसिटी। बहुत छोटे छोटे और बड़े ही आसान और समझने वाले टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसको कहते हैं? ये आपके सामने ना दो डेफिनेशनें लिखी हैं मैंने सरफेस टेंशन की, मगर मेरी आदत जो है आप जानते हैं कि हम इन डेफिनेशंस को रीड पहले नहीं करेंगे, हम इनको पहले समझेंगे, फिर हम रीड करेंगे तो ये डेफिनेशनें हमारी हो जाएंगी, बल्कि तुम्हारी हो जाएंगी। मेरी तो ऑलरेडी हैं क्योंकि मैंने खुद लिखी हैं, मैंने खुद नहीं किताब से देख के लिखी हैं, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ भाई, मुझे पता है तो ये मेरी हैं। जब तुम्हें पता चल जाएगा तो ये डेफिनेशंस तुम्हारी हो जाएंगी। तो सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक बीकर है, इस बीकर में कोई भी लिक्विड है, वो वाटर भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, वो मिल्क भी हो सकता है, वो हनी भी हो सकती है, कोई भी लिक्विड इसमें मौजूद है। फर्ज करें वाटर इसमें मौजूद है। अब होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के या किसी भी लिक्विड के, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ भी मौजूद हैं। अब फर्ज करते हैं ये एक सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ओके। इस मॉलिक्यूल को इर्द गिर्द से ये वाला मॉलिक्यूल अपनी जानिब खींच रहा है, ये वाला अपनी जानिब, ये वाला अपनी जानिब, ये वाला अपनी जानिब, ये वाला अपनी जानिब और ये वाला अपनी जानिब। सेंटर वाले मॉलिक्यूल को सराउंडेड मॉलिक्यूल जो कि 6 हैं वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल इधर उधर मूव करेगा, कहीं जाएगा, या इसके ऊपर किसी भी तरफ से पड़ने वाली फोर्स ज्यादा होगी? आंसर है नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो हर तरफ से बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो 6 के 6 मॉलिक्यूल जो सेंट्रल वाले के गिर्द हैं, वो जब इक्वल फोर्स हर तरफ से लगाएंगे तो इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स 0 होगी, यानी ये मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अब चलते हैं जरा हम सरफेस की जानिब। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल हैं सारे, तो इन मॉलिक्यूल्स की आपस में एक अट्रैक्शन होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, उसका हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब दूसरा देखिएगा, ऊपर तो खाली है, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। हाँ, ये जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल को नीचे से अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, एक खिंचाव की कुवत पैदा हो जाएगी। तो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं सरफेस से नीचे, वो ऊपर वाली इस लेयर को, मॉलिक्यूल्स की लेयर को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से ऊपर वाले मॉलिक्यूल की लेयर में एक तनाव, एक खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसे हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं, यानी सतही तनाव, सरफेस पर खिंचाव। ठीक हो गया, ये है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन दो हैं, जैसे मैंने कहा है। पहली डेफिनेशन जो किताब में मौजूद है कि मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं, एक्सपीरियंस, उनका पाला पड़ता है आ नेट फोर्स इनवर्ड, नीचे की जानिब, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से सरफेस वाले मॉलिक्यूल को एक्सपीरियंस होता है, या सरफेस वाले मॉलिक्यूल का पाला पड़ता है, किससे?
नीचे वाली अट्रैक्शन से, यानी सरफेस वाले मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, और इसका नतीजा क्या होता है, लीडिंग टू अ स्किन ऑन सरफेस। इस लिक्विड की सरफेस पे ऐसी तनाव की वजह से, खिंचाव की वजह से वो जो लेयर है वो स्किन की तरह बन जाती है, जैसे किसी भी चीज की स्किन होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी को, सॉरी प्रोसेस तो नहीं, इस प्रॉपर्टी को, नीचे खिंचाव की प्रॉपर्टी को, इस खासियत को क्या नाम देते हैं, सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। इसी तरह एक और डेफिनेशन जो हमारी बुक में लिखी हुई है कि द सरफेस एक्टिंग ऑन, ऑफ नहीं, ऑन, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन, the force acting on right angle on the unit length of the surface of a liquid is called surface tension। देखो भाई, ये एक यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ है, ठीक है, ये यूनिट लेंथ है, और फर्ज करें ये जो यूनिट लेंथ है ये 1 मीटर है, 1 मीटर की यूनिट लेंथ है। इस यूनिट लेंथ पर जितनी फोर्स नीचे की जानिब, राइट एंगल कहते हैं 90 के जाविये पे, ये देखिए ये 90 का एंगल बनता है, इस यूनिट लेंथ पर नीचे की जानिब जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। तो डेफिनेशन भी यही कह रही है, द फोर्स एक्टिंग ऑन राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है ये लेयर है, यानी कि ये सरफेस की लेयर है यूनिट लेंथ, और नीचे की जानिब ये राइट एंगल बन रहा है, देख सकते हैं 90 का जाविया। तो नीचे की जानिब जो यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन की डेफिनेशन हो गई है। आइए सरफेस टेंशन के यूनिट की बात करते हैं। ये जो दूसरी डेफिनेशन हमने समझी है, इसके मुताबिक हमें बड़ी आसानी से यूनिट आ जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और पर यूनिट लेंथ को आप मीटर ले रहे हैं तो पर मीटर, यानी 1 मीटर सीधी हॉरिजेंटल लेंथ के ऊपर नीचे से खिंचाव की जो फोर्स है न्यूटन में, उसे कहते हैं क्या, सरफेस टेंशन। तो न्यूटन पर मीटर जो है वो इसका मशहूर यूनिट है, और भी होते हैं, आप सिर्फ यही याद रखेंगे। अब हम देखेंगे कि वेरियस फिनोमिनन, मतलब के जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उन्हें हम फिनोमिनन कहते हैं, उनमें सरफेस टेंशन का क्या रोल है। देखिए मेरी बात सुने, आपको सिंपल पहली एग्जांपल देता हूं कि पानी जब ऊपर से गिरता है, बारिश का पानी, तो वो किस सूरत में गिरता है, वो फैल के गिरता है, आंसर है नो। वो इस तरह से एक बूंद बना के, जिसे हम ड्रॉपलेट भी कहते हैं या ड्रॉप कहते हैं, ये पानी का कतरा है, ठीक है, इस तरह क्यों गिरता है, स्फेरिकल गोल सूरत में पानी नीचे क्यों गिरता है। उसकी वजह यह है कि ये जो सरफेस है, इस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को अंदर वाले मॉलिक्यूल अपनी जानिब जो है हर तरफ से अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी सुकड़ता है, मतलब अपना जो सरफेस एरिया है उसे कम कर लेता है, अंदर की जानिब खिंचाव की वजह से गुलाई की सूरत में पानी एक बूंद बन के नीचे गिरता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल है, आप देखते हैं अगर कहीं पर पानी ठहरा हुआ है, पानी तालाब का पानी या कहीं भी टब है, कोई भी चीज है, पानी ठहरा हुआ है, तो उस पानी की ऊपर सतह पर मच्छर बड़े आराम से बैठ जाता है, मक्खी बड़े आराम से बैठ जाती है। ज्यादातर मच्छर की मिसाल लेते हैं। अब मच्छर की टांगे तो बड़ी पतली होती हैं, वो टांगे अंदर डूब क्यों नहीं जाती, मच्छर क्यों नहीं डूबता, बड़ा नामुराद है इसीलिए नहीं डूबता ना, जी ना, ऐसी बात नहीं है। वजह यह है कि पानी की जो सतह है ना, उस पर खिंचाव है, नीचे से भी खिंचाव है और एक दूसरे के साथ भी पानी के मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को खींचा हुआ है, जिसकी वजह से सरफेस के ऊपर तनाव है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस जो है वो एक लेयर बन चुकी है, स्किन शीथ, एक स्किन की तरह लेयर बन चुकी है, या एक पतली चादर बन चुकी है, जिसके ऊपर आराम से मच्छर बैठ जाता है और वो डूबता नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो हमारी बुक में नाम लिखे गए हैं वो है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन कहते हैं पानी का पौधे के अंदर जड़ों से तन्ने तक या पत्ते तक ऊपर चढ़ने का जो प्रोसेस है, उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन जो है वो किस वजह से होता है, वो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है। कैपिलरी एक्शन एक प्रोसेस है और सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूं, दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है कोहेसिव फोर्स, एक होती है एडहेसिव फोर्स। अच्छा, कोहेसिव फोर्स क्या होती है,
अब मिसाल ले लेते हैं पानी की। पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। मतलब ये जो सरफेस टेंशन है ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है, कोहेसिव फोर्स अट्रैक्शन। और दूसरी होती है एडहेसिव फोर्स। पानी का मॉलिक्यूल और किसी और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अब कैपिलरी एक्शन में पानी ऊपर कैसे, कैपिलरी एक्शन के जरिए पानी ऊपर कैसे चढ़ता है आपको पता है? पौधे के अंदर जाइलम एक नाली होती है, टिश्यू होता है। अच्छा, इसमें ये पानी का एक मॉलिक्यूल है ये। अब इस पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान और इस नाली के दरमियान एक फोर्स है जिसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ये पानी का मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ गया, इसको इस लेयर ने खींचा, जाइलम की जो दीवार है, तो ये पानी का मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ठीक है। जब ये पानी का मॉलिक्यूल इस जगह पर आया तो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चढ़ा है ना। अच्छा, अब नीचे जो मॉलिक्यूल है, नीचे यहाँ पर, ये इस मॉलिक्यूल को ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, यानी पानी के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान वाली फोर्स, जिसकी वजह से ये पानी का मॉलिक्यूल भी इसके साथ ऊपर को अट्रैक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इधर से हट जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा एडहेसिव से, फिर नीचे वाला ऊपर आएगा कोहेसिव से। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन है, खिंचाव है, मॉलिक्यूल के दरमियान फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पानी नीचे से ऊपर भी इसी अट्रैक्शन की वजह से चढ़ रहा है, यानी यू कैन से इसमें कहीं ना कहीं कैपिलरी एक्शन के अंदर सरफेस टेंशन भी अपना रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट है वेटिंग ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस का गीला हो जाना। आप देखें आपकी हथेली है, आप इसके ऊपर ऐसे पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी, तो वो ड्रॉप की सूरत में गिरता है, ठीक है। आप महसूस करना मेरी बात को, बल्कि समझना। आप अपनी हथेली पर एक ड्रॉप डालते हैं पानी का, एक ड्रॉप आप डालते हैं इंक का, तो जो इंक का ड्रॉप आपने डाला वो फैल गया। पानी का ड्रॉप अगर आराम से आपने डाला है तो वो एक ड्रॉप की सूरत में, ड्रॉपलेट की सूरत में, एक बूंद की सूरत में गोल गोल सफेरिकल शक्ल बना के पड़ा रहेगा। अब मेरी बात सुने, वो जो इंक है उसने आपकी जो हथेली है उसे वेट कर दिया, गीला कर दिया, मगर जो पानी का कतरा था उसने ज्यादा गीला नहीं किया, यानी कि वो कम वेट किया है उसने, थोड़ा थोड़ा सा एरिया आपकी जिल्द का उसने घेरा हुआ है और वो बूंद बना के रह रहा है। वजह है सरफेस टेंशन। पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसलिए उसका जो ड्रॉप है वो इस तरह से गोल सफेरिकल शक्ल में मौजूद है, और इंक में सरफेस टेंशन कम है, जिसकी वजह से उसने आपको वेट कर दिया आपकी। तो वेटिंग का मतलब होता है किसी भी सरफेस को गीला कर देना। तो ये वेटिंग ऑफ सरफेस जो है, अगर किसी की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो कम वेटिंग होगा वो, अगर किसी की सरफेस टेंशन कम होगी तो वो ज्यादा वेटिंग होगा, किसी भी सरफेस को ज्यादा गीला कर देगा। नेक्स्ट है जी फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, ये मैं आपको समझा चुका हूं। एंड बबल या बबल कैसे बनते हैं? हम ना वो साबुन वाला पानी जो होता है उसमें हम ऐसे फूंक मारते हैं ना किसी स्प्रिंग में डाल के, तो क्या होता है, फूंक मारने से वो बबल बन जाता है, उस बबल में हवा भर जाती है, बबल उड़ने लगता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना उनके दरमियान अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्स है, सरफेस टेंशन है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक पतली पतली शीट, एक पतली पतली स्किन, एक पतली पतली चादर या लेयर बना लेते हैं। उस लेयर के अंदर, गोल लेयर के अंदर हवा भर जाती है, हमने जो मुंह से डाली है, तो वो उड़ता रहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये था सरफेस टेंशन के बारे में। अब जरा देखें फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारी बुक में सिर्फ 2 फैक्टर हैं। पहले नंबर पे है टेम्परेचर। देखें भाई, टेम्परेचर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन को इस साइन से जाहिर करते हैं, गामा, ये ऐसे, गैमा पढ़ें या गामा पढ़ें, गामा, ठीक है, जो भी आप पढ़ना चाहें, गैमा या गामा। तो टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतनी कम होगी। वजह बताएं? वजह यह है कि जब हम हीट देते हैं किसी भी लिक्विड को तो उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल हरकत करना शुरू कर देते हैं, तेजी के साथ हरकत करते हैं ना मॉलिक्यूल, तो उनके बांड कमजोर हो जाते हैं, बांड टूटना शुरू हो जाते हैं। जब इंटरेक्शन या कोहेसिव फोर्सेस या बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, सरफेस टेंशन में भी कमी आ जाएगी, सरफेस टेंशन घट जाएगी। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो फैक्टर है वो है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। किसी भी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड के अंदर जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उसकी सरफेस टेंशन भी उतनी ज्यादा बनेगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी की सरफेस टेंशन कितनी होती है?
सरफेस टेंशन ऑफ H2O, उसकी वैल्यू याद रखनी है 72.75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ये होती है वाटर की सरफेस टेंशन। और भी आपकी बुक में एग्जांपल्स मौजूद हैं, टेबल से आप याद कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहां पे आकर हमारा सरफेस टेंशन का टॉपिक खत्म होता है। तो दूसरा टॉपिक कौन सा है? हमारा दूसरा टॉपिक है विस्कोसिटी किसे कहते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है कि द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी भी लिक्विड के बहाव में आने वाली रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। बहाव में आने वाली रुकावट से क्या मुराद है? क्या कोई रास्ते में पत्थर पड़ा होता है? आंसर है नो। बहाव में आने वाली रुकावट से ये मुराद है कि वो लिक्विड खुद ब खुद कितना अच्छा बहता है। यानी अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कम है तो वो ज्यादा बहेगा, उसके बहने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा है। और अगर कोई लिक्विड ज्यादा विस्कोसिटी रखता है तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, इसका मतलब वो ज्यादा नहीं बहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो गिलास हैं, एक गिलास पानी का है और एक गिलास शहद का है। अगर हम दोनों गिलासेस को नीचे फेंकते हैं बराबर फोर्स के साथ तो जाहिर है पानी का जो गिलास है वो दूर तक बहेगा, दूर तक जाएगा, मगर शहद का गिलास जो है वो दूर तक नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पानी की जो विस्कोसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू हनी यानी शहद। तो बहाव में रुकावट क्या कहलाती है? विस्कोसिटी। अगर अभी भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो इसको आसानी से समझने के लिए हमारी किताब वाले ने इसकी सेकंड डेफिनेशन भी लिखी है कि इट इज अ प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द थिकनेस और स्टिकीनेस ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की थिकनेस गाढ़ापन और स्टिकीनेस चिपकने की एबिलिटी को एक्सप्लेन करने वाली, डिस्क्राइब करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। अब तो आपको वाज़ेह समझ आ गया होगा कि भी हनी जो शहद है वो गाढ़ा इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है। ठीक है, और लिक्विड पानी जो है वाटर वो कम गाढ़ा है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी जो है कम है। तो अगर हम सिंपल कहें कि किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन है वो उसकी विस्कोसिटी कहलाता है। जो जितना गाढ़ा होगा इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जो जितना मतलब पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा, तो उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं कि यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होते हैं। तो एसआई यूनिट जो होता है ना विस्कोसिटी का, वो होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये होता है। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस ये एक पुराना सिस्टम है, इसमें जो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी है वो है पोआइस। पोआइस, अच्छा आपको पता है 1 पोआइस इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये आपने रिलेशनशिप भी याद रखना है, और एसआई यूनिट भी और सीजीएस यूनिट भी आपने याद रखना है विस्कोसिटी का। ओके, अब हम देखते हैं कि विस्कोसिटी के फैक्टर कौन कौन से हैं। तो मेरे बेटे जिस तरह से फैक्टर हमने पढ़े थे सरफेस टेंशन के, सेम वैसे ही विस्कोसिटी के भी दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर, और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है जनाब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF। IMF आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी भी लिक्विड की जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो लिक्विड की विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, यानी वो लिक्विड उतना ही गाढ़ा होगा। और जितनी कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो लिक्विड उतना कम गाढ़ा होगा, उतना कम उसकी विस्कोसिटी होगी। टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशनशिप है विस्कोसिटी के साथ। विस्कोसिटी के साथ जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी में कमी आती है। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर होंगी तो जो बहाव है, जो फ्लो है, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये है जनाब विस्कोसिटी और उसके फैक्टर। अब हम आगे चलते हैं। विस्कोसिटी और उसके फैक्टर्स को समझने के बाद हम क्विक चेक पे आते हैं जो इस टॉपिक में यानी
5.4 क्विक चेक कहलाते हैं, उनको स्टडी करते हैं। 5.4 क्विक चेक का पहला सवाल है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन लिखें। यानी हमारे पास पहला मॉलिक्यूल एसीटोन है, उसके बाद एथेनॉल है, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर है। तो इन मॉलिक्यूल्स की आपने बतानी है कि तीनों में से किसकी सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है, और ऑर्डर बना के देना है। तो हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इन तीनों में से जिसकी सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसी के अंदर सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे पहले है एसीटोन। एसीटोन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या परमानेंट डाइपोल पीडीपीडी फोर्सेस। और इथाइल अल्कोहल का हमें पता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और उसके बाद डाई मिथाइल ईथर जो है इसमें भी आपको मिलती हैं पीडीपीडी यानी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो पहले सबसे ज्यादा एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल की सरफेस टेंशन होगी, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया। उससे कम, अब ये देखो एसीटोन और डाइमिथाइल ईथर दोनों में परमानेंट डाइपोल फोर्सेस हैं। देखना यह है कि दोनों में से किसमें ज्यादा है। तो जो ईथर होता है ना वो लेस पोलर होता है, तो इसमें फोर्सेस जो है वो कम होती हैं, जरा कमजोर होती हैं, और एसीटोन में ज्यादा होती हैं। तो इसलिए पहले एसीटोन आएगा, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर आएगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन फॉर दीज थ्री मॉलिक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं जिसमें जनाब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड हैव हायर विस्कोसिटी देन CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म बट लेस देन एथेनॉल। एथेनॉल से विस्कोसिटी कम है किसकी? CCl4 की, मगर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 से ज्यादा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सबसे पहले तो हम इन दोनों की देखते हैं कि इसकी क्यों ज्यादा है, इसकी क्यों कम है। देखिए भाई, CHCl3 जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें होती है परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें होती है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस यानी LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब फोर्सेस से तो ये लग रहा है कि ये वाली फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, इन फोर्सेस की निस्बत, इसलिए इसकी जो है वो विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, है इसकी ज्यादा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि CHCl3 जो है इसमें बेशक परमानेंट डाइपोल फोर्सेस हैं, मगर CCl4 का जो साइज है वो कुछ इस तरह से होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है कि इसकी जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उनकी मिकदार थोड़ा सा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू CHCl3 से। तो उसमें ज्यादा फोर्सेस बनती हैं, यानी फोर्सेस की मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी इससे ज्यादा है। और इससे इसलिए कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इथाइल अल्कोहल में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इथाइल अल्कोहल की तो बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होती है। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी फिर किसकी होगी? इथाइल अल्कोहल की होगी। उससे कम किसकी होगी? CCl4 की होगी। उससे कम किसकी होगी? CHCl3 की होगी। तो ये इनका ऑर्डर बनता है विस्कोसिटी का। अगला सवाल है C वाला, शहद विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रखता है एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि हनी जो शहद है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है पानी की निस्बत। रीजन प्योरली वही है कि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर शहद में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी भी बहुत ज्यादा है। आखिरी सवाल है ग्लाइसरीन। ये फार्मूला होता है ग्लाइसरीन का, CH2OH CH2OH CHOH CH2OH, और हेक्सेन C6H6, वैसे ये हेक्सेन बेंजीन कहलाता है। वो कहता है इसमें और उसमें दोनों में बताएं किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, दोनों में जो है वो अलग अलग किस्म का बॉन्ड है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी ग्लाइसरीन की वजह, इसमें 3 OH हैं तो इसमें बहुत अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये हेक्सेन जो है C6H6 वाला, ये नॉन पोलर है तो इसमें LDF होंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड और LDF का क्या मुकाबला है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत मजबूत बॉन्ड है, LDF तो बहुत कमजोर बॉन्ड है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, मिलते हैं अगले लेसन में।